नमस्कार। समकालीन भारतीय कविता और विशेष रूप से संस्कृत कविता पर कालिदास के व्यापक प्रभाव की चर्चा मैंने पिछले व्याख्यान में की थी। कालिदास बार बार लौट लौट कर आते हैं आज के संस्कृत कवियों की रचनाओं में। बार बार पलट कर कवि उनकी ओर देखता है और फिर उनको छोड़कर अपना रास्ता भी बनाने का प्रयास करता है। मैंने 1987 के आसपास धरित्री दर्शन लहरी एक काव्य संस्कृत में लिखा था, लहरी काव्य। उसमें विमान से यात्रा करते हुए धरती जिस प्रकार की दिखाई देती है उसको शब्दों में बांधने का प्रयास किया गया है। यात्रा वर्णन का वह काव्य है और संस्कृत में एक नई विधा का सूत्रपात भी इस प्रकार के काव्यों से हुआ, ऐसा कुछ समीक्षक बताते हैं। कालिदास की विशेष प्रवृत्ति है जिसकी भी चर्चा हम करते रहे हैं कि वे बहुत ऊंचाई से धरती किस प्रकार दिखाई देती है, इसका बहुत मनोहर वर्णन वे करते हैं। एक तरह का आकर्षण उनके मन में है ऊपर उठकर धरती को निहारने का। अनेक काव्यों में अपने, चाहे वह रघुवंश हो, चाहे मेघदूत हो या अभिज्ञान शाकुंतल हो, कालिदास की यह प्रवृत्ति सामने आती है। अभिज्ञान शाकुंतल में स्वर्ग से नीचे उतर रहा है दुष्यंत और धरती को देखता है और कहता है कि अहो उदार रमणीय पृथ्वी, कितनी उदार और मनोहर है, रमणीय है यह धरती। मेघदूत में भी इसी प्रकार बादल ऊंचाइयों पर आरोहण करके उस बादल का सहयात्री बन करके कवि धरती को देखता है तो नदियां, नाले, पहाड़ कैसे दिखाई पड़ते हैं इसकी कल्पना वो करता है। यही स्थिति रघुवंश में है जब वो पुष्पक विमान से राम की वापसी का वर्णन करते हैं। मेघदूत की अनुकृति पर अनेक काव्य लिखे गए और कुछ समस्या पूर्ति काव्य भी संस्कृत में मेघदूत को लेकर लिखे गए। मेघदूत की एक एक पंक्ति ऐसे काव्यों के हर पद्य के चतुर्थ चरण में आवृत्त होती है, दोहराई जाती है। मेघदूत का ऐसा आकर्षण इन कवियों को है। 5वीं 6वीं शताब्दी से इस प्रकार के काव्य मिलने लगते हैं, समस्या पूर्ति काव्य संस्कृत में, कि मेघदूत की आवृत्ति वे करते हैं एक एक पंक्ति की और नई कविता भी उसके साथ रचते हैं। कविता के संदर्भ तो बदल जाते हैं, दूत काव्य है लेकिन गुरु अपने शिष्य के प्रति संदेश भेजता है या अन्य किसी संदर्भ में काव्य लिखा जाता है, फिर भी मेघदूत का आकर्षण ऐसा है कि मेघदूत की पंक्ति आवृत्त होती है, दोहराई जाती है। धरित्री दर्शन लहरी जो काव्य मैंने लिखा उसमें भी कुछ पद्यों में यह प्रवृत्ति है कि मेघदूत के किसी पद्य का अंतिम चरण इसके अंतिम चरण में दोहराया जाता है, लेकिन संदर्भ तो बदल जाता है। तो कालिदास का अनुवर्तन और कालिदास के बाहर आकर के अपने समय को देखने का जो रुझान है, दोनों ही एक साथ इसमें सह यात्रा करते हैं। किसी यात्री के लिए कहा है, पूरा काव्य किसी अनाम यात्री की यात्रा का वर्णन है जो विमान में बैठ करके जा रहा है विदेश और खिड़की से, वातायन से धरती को देखता है। तो उसी क्रम में 5वें श्लोक में, प्रथम उन्मेष के 5वें श्लोक में इस काव्य में कहा गया है, कृत्वा पूर्णम विहित विधिना तम च यात्रोपचारम शालामन्तः प्रचुर विशदाम सप्रविष्टो विशालाम आसीनोत्र स्थितमदितलं सम्मुखीनं विमानं वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। यह मेघदूत की पंक्ति इसमें दोहरा दी गई है। वह यात्री अपना
पासपोर्ट वगैरह दिखा करके चेक इन करके अंदर प्रविष्ट हुआ बड़े हाल में। फिर जहाँ से उसको बोर्डिंग करना थी वहाँ पहुँचा। वहाँ के उसने ग्लास के खिड़कियों से बाहर देखा जहाँ विमान खड़े हुए थे, तो उसमें मेघदूत की एक पंक्ति दोहरा दी गई है, वप्र क्रीड़ा परिणत गजब प्रेक्षणीयम विमानम ददर्श, ऐसा कह दिया है। कालिदास ने मेघ के लिए लिखा है कि ढूसा मारते हाथी की जैसा झुका हुआ वह बादल लग रहा था, जो पानी से भरा हुआ पहाड़ की चोटी पर झुका हुआ बादल था, उसको वप्र क्रीड़ा प्रेक्षणीय कहा है। ये एकदम नई सूझबूझ के साथ कालिदास ने उपमा दी है, अन्यत्र ऐसी उपमा कम देखने को मिलती है। तो उसका अनुकरण इस काव्य के कवि ने कर लिया है, लेकिन संदर्भ आधुनिक है। फिर इसी क्रम में आगे कई श्लोकों में इस तरह की आवृत्ति मेघदूत की इस लहरी काव्य का रचयिता करता है। आरूढ़श्च प्रमुदितमनः प्रेर्यमाणं विमानं स्थानं नीतश्रम विगमकं यानबाला प्रदिष्टं यानाध्यक्षो गमनसमयं चाथ संगोष्य यात्रीन् प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। मेघदूत में यक्ष के लिए कालिदास ने कहा है कि बादल को जैसे ही उसने सामने देखा तो उसके मन में कुछ घुमड़ उठा और फिर उसको लगा कि मैं इससे अपना संदेश अपनी प्रिया के पास भेज सकता हूँ। तो ताज़ा टटके हुए कुटज के फूल चुनकर उसने उसको अर्घ्य दिया और फिर प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार, प्रसन्न होकर के प्रेम से भरे हुए स्वागत के वचन उसने कहे। इस पंक्ति को दोहरा दिया है। बाकी तो संदर्भ है कि वो कैसे फ्लाइट में अंदर गया, बैठा, उसको एयर होस्टेस वगैरह ने अपने सीट दिखाई इत्यादि, और फिर जो पायलट है उसने घोषणा की प्रसन्न होकर के, उस संदर्भ में इसको गूंथ दिया गया है। आगे और भी सुंदर उपमा जो कालिदास की है, वो बादल के लिए कालिदास ने कहा है, श्यामः पादो बलिनियमनाभ्युद्यतस्यैव विष्णु। ऊपर उठता हुआ जो बादल है वह लगता है कि बलि के मस्तक पर रखने के लिए ऊपर उठाया हुआ चरण वामन रूपधारी विष्णु का, चूंकि सांवला रंग है विष्णु का, वामन का भी, तो वे ऊपर उठाते हैं, आकाश तक अपना चरण ले जाते हैं, पृथ्वी और अंतरिक्ष को नापते हैं अपने 3 डगों से। तो वह विष्णु के ऐसे चरण की तरह मेघ, हे मेघ तुम दिखाई दोगे, ऐसा यक्ष कहता है। यहाँ पर उसी उपमा को लागू कर दिया गया है विमान के लिए। रिंगन रिंगन वलय परिधौ भूमि भागे विमान स्थानात् तस्मादुपरि सहसैवोत्थितश्चान्तरिक्षे क्रांत्वा भूमिं प्रगुणितरयो भूय एवोन्मुखख्ये श्यामः पादो बलिनियमनाभ्युद्यतस्यैव विष्णु। किस तरह से वह टेक ऑफ करता है, रनवे पर लगाता है चक्कर, उसका वर्णन किया है। और फिर धीरे ऊपर उठता है, उड़ान भरता है, तो उसका आगे का भाग ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, धरती के ऊपर शनै शनै वो उठता चला जाता है। तो उससे उपमा कालिदास से लेकर के यहाँ दे दी है। लेकिन जब ऊपर ऊंचाइयों पर पहुंचकर धरती को देखता है यह यात्री, तो उसे मेघदूत की स्मृतियां बार बार आती हैं। फिर उन स्मृतियों से निष्कृति या छुटकारा भी वह पाने का यत्न करता है। तो यह सर्दी के दिनों में यूरोप की यात्रा के समय यह काव्य लिखा गया। नीचे धरती बर्फ से ढकी हुई दिखाई दे रही थी, उसका वर्णन किया है। शुभ्रा स्वच्छा हिमकणततिर्दृश्यते या विमानात् किरणानि चैरुपरि परितश्छाद्यमानाः समन्तात् पश्याम्येनां रजत सदृशीं राजमानां मनोज्ञां भक्तिच्छेदैर्य विरचितां भूतिमंगे धरित्र्याः। यहाँ पूरी की पूरी पंक्ति वैसी ही नहीं दोहराई है। कालिदास ने तो रेवाम द्रक्षस्य उपल विषमे विंध्य पादे विशीर्णाम भक्तिच्छेदैर्य विरचितां भूतिमंगे गजस्य, यह लिखा है। नर्मदा नदी को तुम देखोगे जब विंध्याचल की तलहटी में उसके पाद प्रदेश में
कई धाराओं में बिछी हुई बिखरी हुई दिखाई देगी, जैसे कि हाथी की काया पर रेखाओं से सुंदर रचना की गई हो। हाथी के शरीर पर चित्रकारी पहले की जाती रही होगी, तो विंध्याचल की काया पर भक्ति रचना के समान, कई कई रेखाओं से बनाए हुए चित्रों के समान नर्मदा की धाराएं नीचे नीचे बह रही हैं, उसके ढलानों पर बह रही हैं। इसके लिए उन्होंने उपमा दी है, हाथी की काया पर रची हुई भक्ति रचना के उपमान के द्वारा। यहाँ पर धरती के लिए वह उपमान लागू कर दिया है। पूरा संदर्भ बदल जाता है कि वह विमान के वातायन से देखता है, नीचे धरती है, बर्फ के थक्के उस पर जगह जगह दिखाई दे रहे हैं और चांदी के टुकड़ों की तरह कहीं कहीं चमकते हुए दिखते हैं। तो सफ़ेद रेखाओं से जैसे हाथी की काया पर रचना की गई हो, ऐसी उपमा वहाँ से ले लेता है। हाथी नहीं कहता है, धरित्र्याः कहता है। धरती की काया पर भक्ति छेदों के द्वारा, रेखाओं से की गई रचनाओं के द्वारा चित्रकारी जैसे की गई हो, ऐसा यह कालिदास में चित्रकला के संदर्भ में भी इसको याद किया जा सकता है। और यह उपमा बहुत नवीन सूझबूझ के साथ किस प्रकार से कवि देता है, इसलिए आकर्षित हो जाता है आज का लेखक कवि उसकी तरफ। लेकिन फिर यह भी लगता है कि कहाँ तक कालिदास से ही हम लेते जाएंगे, हमारा क्या है। तो उस बात को अनुभव करते हुए यह कवि कहता है, यद्वा दृष्टम वियति मनुजैर्वस्तु यद्विप्रकृष्टम नीचैः संस्थं न खलु विततं वर्तते तादृशं तत् नानारूपैः प्रकटयति न सान्यथा कृत्य सृष्टिं सोन्मेषैस्तैः कविकुलगुरोस्तस्य चैकस्य दृष्टि। वह कहता है कि चीज़ें जैसी वास्तव में है वैसी सचमुच में है या नहीं, ये कौन जानता है। कई बार कवि जैसा लिख देता है, उसकी आंखों से हम उनको देखने लगते हैं और वो हमको वैसी दिखती हैं। कवि जो संसार रच देता है वह सच हो जाता है हमारे लिए, वो बड़ा सच हो जाता है। तो आकाश से धरती को निहारते हुए दूर दूर जो बहुत नीचे नीचे चीज़ें दिख रही हैं, दृश्य दिख रहे हैं, वो जैसे दिख रहे हैं वैसे हैं नहीं, लेकिन कवि ने उनको उस रूप में चित्रित कर दिया है कि हाथी की काया पर भक्ति छेदों से की गई रचना जैसी। तो वह हम उसमें देखने लगते हैं। कविकुल गुरु की जो दृष्टि है, उस दृष्टि से हम देखने लगते हैं, यह यहाँ कहा गया। और फिर धरती का वर्णन फिर आगे बढ़ाते हुए कवि कहता है, एषा शेते यलसलुलिता क्लिन्नगात्री वशीते प्रच्छाद्य स्वाम शिथिलिततनुं तूललेशैर्धरित्री जाड्याधिक्यादति हिमजडा ग्लप्यमानातिदीना जाता मन्ये शिशिरमथिता पद्मिनी वान्य रूपा। यह मेघदूत में बहुत मार्मिक श्लोक है। यक्षिणी के वर्णन के लिए कदाचित कालिदास ने कहा है कि शिशिर के समय मुरझाई पद्मिनी कमलिनी की तरह वह तुमको दिखाई देगी। कमलिनी मुरझा जाती है हिमपात जब होता है। यह धरित्री दर्शन लहरी का कवि जो है धरती को देखता है, हिम से जड़ है, बर्फ से ढकी हुई है धरती, तो कहता है कि अलसाई हुई लुंज पुंज काया वाली सिकुड़ करके सोई हुई है धरती, बर्फ से घिरी हुई, और लगता है कि जैसे रुई की चादर ओढ़ करके सिकुड़ करके सो रही है। वो इतनी तेज सर्दी है, जाड़ा है कि ग्लपित हो रही है, मुरझा सी रही है, जैसे कि शिशिर से मथित अन्य रूप को प्राप्त हुई पद्मिनी हो। यह कालिदास से उपमा यहाँ चौथे चरण में, पूरा चरण वैसा का वैसा ही लेकर के पूर्ति इसकी कर दी गई है। लेकिन कई बार बड़े कवि की पंक्ति आ जाती है तो पूरे काव्य में दूसरी तरह की आभा आ जाती है और एक नया संदर्भ भी उसमें आकर के जुड़ता है। इसलिए पुराने कवियों से पंक्ति शब्दावली लेना हर बार उधार लेना नहीं होता,
उसकी वृद्धि भी हम करते हैं, उसमें नया बहुत कुछ जोड़ते हैं। तो धरती को ऊपर से देखते हुए इस काव्य का कवि कल्पना करता है। निर्वाते किं वियति विपुले विश्वनीडो ललम्बे निस्पन्दत्वं कथमिह गतश्चायमोको जनानां पश्याम्येनां निभृतां म्लानगात्रीं धरित्रीं साभ्रेन्नीव स्थलकमलिनीं न प्रबुद्धां न सुप्तां। यह भी यक्षिणी के लिए, यक्ष ने जो विरह में मुरझाई म्लान यक्षिणी है, किस प्रकार से वह अलसाई होगी, अलसाई हुई दिखाई देगी। बहुत समय से रातों रातों जागती रही है, सो नहीं पाती है। तो लगता है देख करके कि सो रही है कि जाग रही है, कुछ पता नहीं चलता है। विरहिणी की दशा का वर्णन करते हुए कालिदास ने लिखा है। इस बिंब को धरती पर लागू कर दिया है यहाँ पर, और पूरी धरती को बहुत ऊंचाई से देखता हुआ कवि कहता है कि यह विश्व रूपी नीड घोंसला जो है, जैसे अधर में कहीं लटक गया है। निर्वाते किम वियति विपुले विश्व नीडो ललम्बे निस्पंदत्वम कथमीय गतश्चाय मोको जनानाम। धरती जो लगातार घूमती रहती है, यह निस्पंद दिखाई देती है, उतनी ऊंचाई से एकदम स्थिर दिखाई देती है। और यह म्लान गात्री धरा को मैं देख रहा हूँ ऊंचाई से, जो शांत दिखाई पड़ती है। साभ्रे निवस्थल कमलिनीम न प्रबुद्धाम न सुप्ताम। जैसे कि बादल घिरे हुए हों ऐसे दिन में कमलिनी, स्थल कमलिनी जो कि न सोई है न जागी है, ऐसी यह लगती है। और फिर एक तरह से प्रतिक्रिया भी है कि बार बार यह उपमाएं वहां से क्यों मेरे मानस में आती जा रही है, मैं इनको क्यों नहीं परे हटा देता हूं। तो शब्दाख्येयम यद्यपि किल तद वस्तुजातम समग्रे लोके लोक्यम विविध कलया रोचनैर्लोचनैर्वा आयत्तं तत् कथमिह भवेन् नूतनैः स्वीय शब्दैः मंदाक्रांता कविकुलगुरो सज्जते यत्तु चित्ते। ये कवि कहता है कि जिन जिन वस्तुओं को हम शब्द देते हैं, वर्णन करते हैं, अपने शब्दों से तरह तरह की वर्णन शैलियों में उनको उकेरते हैं, उनमें हमारी अपनी शब्दावली कैसे आएगी यदि मंदाक्रांता कविकुल गुरु की चित्त में इस तरह से घर कर गई है। तो यह सवाल उठाता है। इसलिए आगे के जितने श्लोक इस काव्य के हैं उनमें कालिदास से बाहर आकर के और उतनी ऊंचाई से धरती को देखने के जो नए बिंब बन सकते हैं, उनको उकेरने का प्रयास इस कवि ने किया है। स्यूतम स्यूतम पुनरपिचयत चीर्यते धार्यमाणम गात्रे क्लप्तम कथमपि तथा छादने नालमेव धृत्वा देहे हिममयमिदं श्वेतकार्पासवस्त्रम पृथ्वी चास्ते विकलकर्णा निर्धना गेहिनीव। यह एकदम अलग तरह का फिर उपमान ये कवि लाता है, और वह कालिदास से अलग परंपरा से अपने आप को जोड़ता है, जो उन कवियों की परंपरा है जो मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय भारतीय परिवारों के बारे में कविता लिखते हैं। तो कहता है कि बर्फ का यह जो सफ़ेद सूती कपड़ा है, इसको ये बार बार ओढ़ती है, बार बार फटते हुए इस वस्त्र को रफू करती है, सीती है। तो स्यूतम स्यूतम पुनरपिचयत चीर्यते धार्यमाणम। यह बर्फानी चादर जो है बार बार फटती चली जाती है, क्योंकि बर्फ पिघलती है और उसमें बीच बीच से धरती की काया दिखाई देने लगती है। तो यह बार बार फटती चली जाती है, बार बार इसको समेट करके फिर ओढ़ती है, वो पूरी अपनी काया ढक नहीं पाती है। ऐसे इस कार्पास वस्त्र को, रुई की चादर को बार बार ओढ़ने की कोशिश में धरती
किसी गरीब घरवाली की तरह, निर्धन गृहिणी की तरह लगती है, जिसके पास ओढ़ने बिछाने के बहुत अच्छे कपड़े नहीं हैं। और भी आगे जाकर के कुछ और बिंब इस तरह के गूंथने का प्रयास इसमें किया गया है। चक्रः किं वा भ्रमति विततः कालकौलालनुन्नो न्यस्तः पिण्डो लघुरिव मृदः पर्वतो भाति मध्ये दृष्टा पृथ्वी भ्रमितविधुरालातचक्रप्रभैषा सिन्धुर्बिन्दुर्भवति वितता दीर्घिका चाप्य दीर्घा। सारी जो दृश्यावली है उसको अपने शब्दों में अब यहाँ बांधने का प्रयास, ऊपर से धरती के जो दृश्य दिखाई देते हैं उनको वर्णन करने का प्रयास किया गया है। तो काल रूपी कुम्हार के द्वारा जैसे कोई चक्र, उसका चाक घुमा दिया गया है, बहुत तेजी से घुमा दिया गया है तो स्थिर सा दिखाई देता है, ऐसी ये धरती दिखती है। और पहाड़ उसके ऊपर लगता है जैसे उस कुम्हार ने कोई मिट्टी का लोंदा उस पर रखा था कुछ बनाने के लिए, ऐसा यह पहाड़ लगता है। तो चक्र किं वा भ्रमति विततः काल कौलाल नुन्नो न्यस्तः पिंडो लघुरिव मृदः पर्वतो भाति मध्ये दृष्टा पृथ्वी भ्रमित विधुरा लात चक्र प्रभैषा। अलात चक्र की तरह धरती को मैंने देखा। अलात चक्र एक प्रसिद्ध दृष्टांत आता है संस्कृत साहित्य में। गोलाकार घुमाई हुई मशाल, जलती हुई मशाल को अगर तेजी से एक वृत्ताकार घुमाया जाए तो उसमें आग का गोला ही दिखाई देता है। तो बहुत चमकती हुई धरती ऊपर से अलात चक्र की तरह दिखाई पड़ती है। सिंधुर बिंदुर भवति वितता दीर्घिका चाप्य दीर्घा। तो थोड़ा सा शब्दों का खेल करते हुए सिंधु जो है बिंदु की तरह और दीर्घिका अदीर्घा की तरह। दीर्घिका बावड़ी है, सरोवर ताला बावड़ी को कहते हैं, और वो बहुत छोटी सी दिखाई देती है, सागर बूंद जैसा नजर आता है। यह सब दृश्यों का वर्णन इसमें करता है। इस पूरे काव्य को फिर संदर्भ पृथ्वी का जो दिव्य स्वरूप दिखाई पड़ता है उसका चित्रण, उसका जो मातृरूप है उसका चित्रण करते हुए इस काव्य का पर्यवसान किया गया है। तो यह कालिदास के भावबोध को फिर से पकड़ते हुए अपने समय में उसको नए ढंग से इस काव्य का कवि रचता है। और जो वैदिक भावबोध है जो अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में है उसको फिर से एक बार एक दूसरे संदर्भ में पिरोता है। तो ये आधुनिक संस्कृत कविता में प्राचीन काव्यों का, विशेष रूप से कालिदास का जो अक्स पड़ता है और उससे जो कुछ नयापन भी आता है, उसकी चर्चा हमने यहाँ की। बहुत बहुत धन्यवाद।